हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु विद राकेश ठाकुर में। फ्रेंड्स, आपने मेरे 2 वीडियोस देखे हैं पहले। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपना तीसरा वीडियो, चैप्टर 1 क्लास 12 कोल्ड वार। और इस कोल्ड वार का आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी नॉन अलाइन मूवमेंट। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज अ 6 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये 6 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में एक 2 मार्क का क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनता है। आज हम उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाकर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी तक मेरी सारी वीडियोज़ जो है पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा नेम नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। इसे शुरू कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। आप सभी ने पढ़ा है, मैंने भी आप लोगों को बताया पहले 2 वीडियोस के अंदर कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद वर्ल्ड के अंदर एक नया वॉर स्टार्ट हो गया, जिसे हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं, जिसको मैंने बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को पिछली वीडियो में समझाया। अगर जिन्होंने वो ना देखा हो वो जरूर देखें ताकि क्लियर हो सके कि कोल्ड वार क्या है। तो जब कोल्ड वार 1945 के बाद शुरू हुआ और वर्ल्ड जो है 2 पावर ग्रुप्स में बंट गया, ठीक उसी दौरान वर्ल्ड के अंदर एक नया ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आया था, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका पूरा एक चैप्टर है जो हम 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और इस यूएनओ के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूएनओ कैसे बना, इसके काम क्या थे। लेकिन अभी नेम से रिलेटेड जो टॉपिक है इसका वो ये है कि जब यूएनओ बना तो उसका मेन मोटिव ये था कि किसी भी तरीके से वर्ल्ड के अंदर 3rd वर्ल्ड वार ना हो, या द मेन मोटिव ऑफ यूएनओ वाज टू कंट्रोल, टू एबॉलिश द डेंजर ऑफ द 3rd वर्ल्ड वार फ्रॉम द होल वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से तीसरे महायुद्ध के खतरे को दूर किया जाए। इट वॉज द मेन पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। और यूएनओ ने यह पाया कि 2 वर्ल्ड वार का मेन रीजन जो रहा है वो रहा है क्लोनल सिस्टम, यानी उपनिवेशवाद की नीति, गुलाम बनाने की नीति, बड़े बड़े देशों के द्वारा छोटे देशों पर अपना कब्जा कर लेना और अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और अदर बेनिफिट्स के लिए उनका फायदा उठाना। ये मोटिव जो है ये क्लोनल सिस्टम कहलाता था। तो इसी के कारण 2 वर्ल्ड वार वर्ल्ड के अंदर हुए। तो यूएनओ ने तय किया कि जितने भी देश गुलाम हैं उन सभी देशों को हम आज़ादी दिलाएंगे। और उस दौरान एशिया और अफ्रीका के मोस्टली कंट्रियों को आज़ादी मिली, लेकिन साथ में एक नया वॉर शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमेरिका और यूएसएसआर दोनों ये कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट किया जाए, अपने ग्रुप्स में शामिल किया जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाता था या कम्युनिस्ट सिस्टम को अपनाता था, दैट मीन्स कि वो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो गया। और अगर कोई कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाता था तो इसका मतलब यह था कि अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन उस समय हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई आइडियोलॉजी वर्ल्ड के सामने रखी, जिसे हम 3rd वर्ल्ड भी कहते हैं, तीसरी दुनिया भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये तीसरी दुनिया क्या थी और क्यों लाए वो ये आइडियोलॉजी? बड़ी अच्छी सोच थी हमारे प्रधानमंत्री की इसके पीछे। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियन अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में सोचा। उन्होंने ये देखा कि हमने 200 साल तक तो अंग्रेजों की गुलामी की ही है, क्या एक बार फिर से हम गुलाम बन जाएंगे अमेरिका या यूएसएसआर का? नहीं बनेंगे इस बार। उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने ये तय किया कि हम अपनी एक अलग धारा अपनाएंगे, हम वर्ल्ड को एक नई सोच देंगे। और वहीं से शुरुआत होती है नॉन अलाइन मूवमेंट की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की। फ्रेंड्स, क्या था ये गुट निरपेक्ष आंदोलन? सवाल ये उठता है, व्हाट वाज द नॉन अलाइन मूवमेंट? व्हाट वाज नॉन अलाइन मूवमेंट? नॉन अलाइन मूवमेंट मीन्स कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ पावर ग्रुप्स एंड not let them fight with each other in any condition. This was the main motive of name. नेम का सबसे प्रमुख उद्देश्य था फ्रेंड्स
कि दोनों जो सुपर पावर्स बन चुके थे वर्ल्ड के अंदर, उन दोनों सुपर पावर्स को आपस में लड़ने नहीं देंगे, और अगर कहीं दोनों में टकराव होता है तो बीच में आकर दोनों के बीच डिस्टेंस लाने का काम करेंगे, ताकि थर्ड वर्ल्ड वार किसी भी आधार पर वर्ल्ड में ना हो। और एक और मोटिव था फ्रेंड्स नेम को बनाने का। एक और मोटिव क्या था कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि अगर हम सोशलिस्ट ग्रुप में शामिल हो गए या यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कभी अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी या अमेरिका से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि कभी हमें यूएसएसआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम यूएसए से मदद ले सकते हैं, जब हमें जरूरत पड़े तो हम यूएसएसआर से मदद ले सकते हैं। इसलिए हमने अपनी एक तीसरी आइडियोलॉजी प्रेजेंट कर दी जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि हम ना तो सोशलिस्ट सिस्टम को अपनाएंगे ना हम कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाएंगे, हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाएंगे और दोनों ही सुपर पावर से दूर रहेंगे, ना किसी के दोस्त बनेंगे ना किसी के दुश्मन बनेंगे, दोनों की दूरी बनाकर रखेंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उनसे मदद लेंगे। इसी उद्देश्य से फ्रेंड नॉन अलाइन मूवमेंट स्टैब्लिश हुआ था 1961 में बेलग्रेड के अंदर। बेलग्रेड समिट हुआ था यूगोस्लाविया के अंदर, जहां पर हमारा सबसे पहला ये नेम ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश हुआ था। और इसके अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर रेज होता है, हु वर द फाउंडर लीडर्स ऑफ नेम। ये फ्रेंड्स लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था कि 5 कंट्रीज के नेम और उनके लीडर्स के नेम बताएं जो कि फाउंडर कंट्रियां थी नेम की। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि सबसे पहले नंबर पर इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोंज टीटो यूगोस्लाविया से, कर्नल अब्दुल नासिर इजिप्ट से, सुकर्नो इंडोनेशिया से और नुकुमा घाना से। ये 5 लीडर्स थे जिन्होंने मिलकर वर्ल्ड को एक नई विचारधारा दी, एक न्यू आइडियोलॉजी प्रेजेंट की, जिसे हम नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। वैसे तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या है। फिर से एक बार बताता हूं मैं आप लोगों को। नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब था दोनों पावर ग्रुप से डिस्टेंस बनाकर रखना और दोनों को आपस में लड़ने ना देना। जब जरूरत पड़े, जिस गुट से जरूरत पड़े, जिस पावर ग्रुप से जरूरत पड़े मदद लेंगे, लेकिन दोनों को आपस में लड़ने नहीं देंगे, ना अपना बेनिफिट लेने देंगे। इस पर्पज से नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इन 5 लीडर्स ने 1961 में बेलग्रेड में स्टार्ट किया और जिस समय ये स्टार्ट हुआ उस समय 25 कंट्रियों ने इस पर साइन किए। एट प्रेजेंट में 125 के लगभग जो है वो कंट्रियां नॉन अलाइन मूवमेंट की मेंबर हैं। आज भी ये एग्जिस्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे यहाँ रेज होता है वो होता है कि इज नॉन अलाइन मूवमेंट आइसोलेशनिज्म। क्या नॉन अलाइन मूवमेंट जो है आइसोलेशनिज्म है, यानी एकांतवास है? क्या अलग थलग रहना है? नहीं। आइसोलेशन का मतलब होता है एकांतवास, यानी दूसरों से अलग हो जाना। कोई कुछ भी कर रहा है उससे मुंह मोड़ लेना। लेकिन नेम ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स आइसोलेशन नहीं था, एकांतवास नहीं था, विश्व की घटनाओं से मुंह मोड़ना बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि अगर कभी दोनों देशों में वॉर होता या कोई टकराव होता तो फ्रेंड्स ये नेम का मेन मोटिव था कि बीच में आकर दोनों को लड़ने से रोकेंगे, दोनों को समझाएंगे और लड़ने से उनको रोकेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेम इज नॉट आइसोलेशन। नेम जो है आइसोलेशनिज्म नहीं है, एकांतवास नहीं है, न्यूट्रलिटी भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर यह भी आता है, न्यूट्रल का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके 2 फ्रेंड लड़ रहे हैं, आपके दोनों ही फ्रेंड हैं, तो आप किसका साथ देंगे? तो आप ये कहेंगे भाई मैं न्यूट्रल हूं, मैं ना उसका साथ दे सकता हूं ना मैं आपका साथ दे सकता हूं। लेकिन नेम न्यूट्रल भी नहीं था। न्यूट्रल का मतलब होता है कि 2 पीपल्स आर फाइटिंग, वी लेट देम फाइट, वी विल नॉट टेल एनीथिंग, वी विल नॉट ब्लेम एनीवन। हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, न्यूट्रल का मतलब ये होता है। लेकिन नेम का मतलब ये नहीं था कि हम न्यूट्रल रहेंगे, बल्कि नेम का तो मेन मोटिव ही यही था
कि हम बीच में आकर दोनों की लड़ाई को समाप्त कराएंगे। जैसे हमारे दो पड़ोसी लड़ रहे हैं तो कई लोगों को बड़ी खुशी होती है, देखा होगा आप लोगों ने आस पड़ोस में, दो पड़ोसी लड़ते तो हमें अच्छा लगता है कि भाई दो लड़ रहे, अच्छा हो, अच्छा एंटरटेनमेंट देखने का मौका मिल रहा है, कुछ तो हो रहा है गली में अच्छा। लेकिन नेम का मतलब ये नहीं था कि दोनों ही पावर ग्रुपों को भिड़ने देंगे, क्योंकि नेम जानते थे, नेम की कंट्रियां, कि अगर कहीं ये दोनों आपस में टकरा गए तो इसका नुकसान पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ेगा। इस पर्पज से हम कह सकते हैं कि नेम इज नॉट न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये टॉपिक मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आप लोगों से कि अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है जो आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके उन डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। उसके बाद ही आगे वीडियो के अंदर बढ़ूंगा। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, एक और अपील फिर से दोबारा, अगर आपको मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द जो प्यार आप लोगों का मिल रहा है, जिस तरह की पॉपुलैरिटी इस चैनल को मिल रही है, वो आगे भी मिलती रहे। मैं आगे अपने टॉपिक को शुरू करता हूं। दूसरा मेन क्वेश्चन जो इसका बनता है 6 मार्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि व्हाई वाज नेम एस्टैब्लिश्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम, and there are different type of questions of asking this question. There are different forms to ask this question, but the answer are same. Why did name establish? Name establish क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी? जब यूएसए की आइडियोलॉजी थी, जब यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अवेलेबल थी, तो तीसरे यानी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहला रीजन था फ्रेंड्स, abolishment of the danger of third world war. You all know that we have faced the 2 world wars and we have seen lots of destruction during the 2 world war of humanity and other things, and we have thought that if there would be a war of third world war, if there would be a third world war, it would be more dangerous than before. ये पिछले 2 वार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते थे। क्यों? क्योंकि उस समय तक ऐसे ऐसे वेपन्स बन चुके थे कि जिसका अगर यूज हो जाता तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो धरती से खत्म हो जाती फ्रेंड्स। और जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों को पता है कि जापान के ऊपर जो 2 बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उसका असर इतना खतरनाक था कि वहां पर बच्चे काफी समय तक लूले लंगड़े पैदा होते थे। तो इस तरह के बमों का अगर यूज होता तो मैं समझता हूं आज जितनी मिसाइलें सभी कंट्रियों के पास है, अगर गलती से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाए तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी धरती से। तो ये इसका मेन मोटिव था, एबॉलिशमेंट ऑफ द डेंजर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, यानी तीसरे महायुद्ध के खतरे को दूर करना। दूसरा पॉइंट था कंट्रोलिंग वेपन रेस। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही कोल्ड वॉर का एरा शुरू हुआ, तो दोनों ही अमेरिका और यूएसएसआर वेपन रेस में लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने लग गए, दूसरी कंट्रियों को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। हमें भी यूएसएसआर से अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब मिला था। इसी तरीके से इन्होंने अपने सभी जितने भी अलायंस थे सभी को इन्होंने वेपन्स बांटने शुरू कर दिए थे। तो एक वेपन रेस सी शुरू हो गई पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो नेम का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इस वेपन रेस को कंट्रोल किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर वेपन कंट्रोल नहीं होगा और ज़्यादा बनेगा तो वो यूज भी होगा। एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ सकते हैं। मान लो 2 फ्रेंडों में लड़ाई हो रही है, एक फ्रेंड के जेब में पिस्टल है, अगर बहस ज़्यादा बढ़ गई तो जिसके जेब में पिस्टल होगा गुस्से में आकर पिस्टल निकाल कर दूसरे को गोली मार देगा। लेकिन अगर किसी के पास वेपन ना हो दोनों में फाइटिंग के दौरान, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई होगी, एक दूसरे का सर फूट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जान तो नहीं जाएगी। तो इसी तरीके से नेम का कहना यह था कि वेपन रेस अगर कंट्रोल होगा तभी जाकर जो है वर्ल्ड से तीसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा भी दूर होगा। तो इसका दूसरा मोटिव था कंट्रोलिंग वेपन रेस, यानी वेपन रेस को कंट्रोल करना। थर्ड पॉइंट था एबॉलिश कॉलोनियल सिस्टम फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से कॉलोनियल सिस्टम को खत्म करना, उपनिवेशवाद को खत्म करना। ज्यादातर पावरफुल कंट्रियों ने छोटी छोटी कंट्रियों को गुलाम बना रखा था। हमने भी 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी सही थी फ्रेंड्स। हमें पता था कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल हर तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हुआ।
ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में। तो हमने ये डिसाइड किया कि ना गुलाम बनेंगे ना बनाएंगे, और जो कंट्रियां कॉलोनल हैं उनकी इंडिपेंडेंसी में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। इस पर्पज से भी नेम जो है एस्टेब्लिश हुआ। फोर्थ पॉइंट था फ्रेंड्स, कंट्रोल रेशियल प्रॉब्लम, रंग भेद का विरोध करना। रेशियल प्रॉब्लम भी बड़े पैमाने पर था। साउथ अफ्रीका के अंदर तो 80s के डेकेड तक रहा, जहां पर नेल्सन मंडेला ने काफी मूवमेंट चलाए, तब जाकर साउथ अफ्रीका रेशियल फ्री हो पाया। लेकिन नेम का शुरू से ही ये मोटिव रहा है, क्योंकि हमने भी रंग भेद को सहा है। अगर आप लोगों को इंसिडेंट याद हो जिसमें गांधी जी को रंग के कारण ही चलती ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया गया था, उसके बाद ही वो नेशनल मूवमेंट में आए थे भारत के अंदर, कि उन्हें लगा कि मेरे साथ जब ऐसा हो रहा है तो मेरे देश के लाखों करोड़ों भारतीयों के साथ किस तरह की कंडीशन हो रही है। तो ये रेशियल प्रॉब्लम इसीलिए हमने तय किया कि इस रेशियल प्रॉब्लम को हम जड़ से खत्म करेंगे, पूरी तरह से वर्ल्ड में खत्म करेंगे। ये मोटिव लेकर जो है नेम चला था। उसके बाद मेंटेनिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू सुपर पावर्स, दोनों ही सुपर पावर जो 1945 के बाद बन चुके थे उनके बीच डिस्टेंस बनाकर रखना। अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है तो एक दूसरे को समझाना, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ताकि दोनों आपस में ना टकराएं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर दोनों में टकराव होता, इफ देयर इज अ फाइट बिटवीन द टू सुपर पावर्स, देन इट वुड इनवाइट द थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड द थर्ड वर्ल्ड वॉर वुड श्योरली बी अ डेंजर फॉर द होल वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन टॉकिंग वे। यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी भी देश के बीच होती है, ना केवल दोनों सुपर पावर्स के बीच, बल्कि अगर वर्ल्ड के किन्हीं भी कंट्रियों के बीच अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, तो नेम का कहना यह था कि उसे टॉकिंग वे में, यानी बातचीत के जरिए जो है सोल्व किया जाना चाहिए, ना कि फाइटिंग की तरह। यानी युद्धों को इन्वाइट करने की बजाय उसका सॉल्यूशन बैठकर बातचीत करके किया जाना चाहिए। इसके अलावा सपोर्टिंग यूएनओ, आप लोग जानते हैं कि यूएनओ इसी पर्पज से बना था। नेम का मेन मोटिव था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के डेंजर को रोका जाए। यूएनओ बनाने का मेन मोटिव भी यही था कि किसी भी आधार पर जो है दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो। तो दोनों के मोटिव सेम थे, इसीलिए नेम जो है यूएनओ का सबसे बड़ा सपोर्टर था। यानी नेम ये चाहता था कि यूएनओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए वर्ल्ड के अंदर, जो कि इन थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरों को दूर कर सकता है, सभी देशों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, निकालने का एक अच्छा जरिया है, और यूएनओ के माध्यम से किसी भी समस्या का हल आसानी से फ्रेंड्स निकाला जा सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एलडीसीज। एलडीसी क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जिन कंट्रियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजादी मिली, उन कंट्रियों को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये कॉलोनल थे। जिन देशों ने कॉलोनल बनाया था उन्होंने इसको बिल्कुल कंगाल करके छोड़ा था, ये लीस्ट डेवलप्ड थे। तो यूएनओ, ये नेम का मेन मोटिव ये भी था कि जितने भी गरीब देश हैं सब लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट करें, ताकि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, और किसी को भी बाहर से हम ये मौका ना दें कि वो दोबारा उन्हें कॉलोनल बना सकें या उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सके। तो ये 8 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जिस रीजन से नेम स्टैब्लिश हुआ था। मैं समझता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्यों नेम स्टैब्लिश हुआ। और फिर आप लोगों को दोहराता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, देन आई विल गो फर्दर। एंड अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, बार बार कहता हूं, तो बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम्स बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आया है दोस्तों, या तो ये 6 मार्क में, या दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट आफ्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो बहुत इजी है फ्रेंड इस क्वेश्चन को याद रखना। 2-3 पॉइंट अलग हैं, बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं ऊपर के ही हैं। मैं उन 2-3 पॉइंटों को आपको बताऊंगा कि वो कौन से 2-3 पॉइंट अलग हैं। अब पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है फ्रेंड्स। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट आफ्टर द एंड ऑफ बायोपोलर वर्ल्ड। बायोपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है दो ध्रुवीयता का युग। सेकंड चैप्टर के अंदर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। बायोपोलर का मतलब होता है व्हेन देयर आर 2 सुपर पावर्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। अभी सेकंड चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, और यूनिपोलर वर्ल्ड जो है, बायोपोलर वर्ल्ड जो है, वो यूनिपोलर में बदल गया, यानी विश्व में केवल एक ही महाशक्ति रह गई। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि जब नेम बना था तो इसलिए बना था कि दोनों सुपर पावर्स को दूर रखा जाए।
जब एक सुपर पावर ही खत्म हो गया 91 में, तो क्या नेम का रेलिवेंस है, महत्व है, क्या इसकी जरूरत है? तो फ्रेंड्स हम कहेंगे यस, इसका रेलिवेंस और ज्यादा बढ़ गया है घटने की बजाय। क्यों? तो पहला पॉइंट जो अलग है औरों से वो है टू कंट्रोल अमेरिकन डोमिनेंस, अमेरिकन हेजेमनी। अमेरिका के यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। पहले अमेरिका की गलत नीतियों का अपोज करने के लिए यूएसएसआर था, लेकिन 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब वहां से सोशलिस्ट सिस्टम खत्म होकर वहां भी कैपिटलिस्ट सिस्टम आ गया, तो कोई तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो अमेरिका के गलत डिसीजंस को अपोज करे। तो वो काम आज नेम कर रहा है, इसलिए हमें नेम की जरूरत है। दूसरा है फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। आज टेररिज्म जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज आतंकवाद से कोई भी देश बचा नहीं है। 9/11 की घटना आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें अमेरिका जैसा सबसे सुपर पावर जो है पूरे वर्ल्ड का, वो भी टेररिज्म से नहीं बच सका, आतंकवादी हमलों से नहीं बच सका। तो ऐसे आतंकवाद को, और भारत तो हमेशा से आतंकवाद का सामना करता रहा है, और एशिया की और कई सारी कंट्रियां हैं जहां टेररिज्म बड़े पैमाने पर रहा है। तो आज प्रेजेंट टाइम में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, टेररिज्म को खत्म करना, इसका मेन मोटिव रहा है। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेंड्स, टू कंट्रोल न्यू कॉलोनियलिज्म। अब यहां सवाल ये उठता है, न्यू कॉलोनियलिज्म, एक अजीब सा वर्ड आपके सामने आया, न्यू कॉलोनियल सिस्टम या न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है? तो न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है नई तरह की गुलामी, जिसमें देखने में देश गुलाम नहीं लगता, लेकिन इंटरनली वो गुलाम होता है फ्रेंड्स। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े देश जो है छोटे छोटे देशों को इकोनॉमिकली हेल्प करके, किसी की मशीन लगवाकर, किसी के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर, किसी के यहाँ जो है पुल बनवाकर, वहां पर या पैसा उधार देकर उन देशों को अपने फेवर में कर लेते हैं। यानी देखने में वो देश गुलाम नहीं लगता, लेकिन वो देश उस बड़े देश के प्रेशर में ही काम करता है। यानी वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, फिर उसे अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। एक एग्जांपल भी हम इसमें ले सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान कर्जों तले दबा अमेरिका से। जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की बात आई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली अमेरिका। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेशर में था। ये न्यू कॉलोनियलिज्म का एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। यानी देखने में देश गुलाम नहीं लगते, लेकिन अंदरूनी रूप से वो गुलाम होते हैं। तो ऐसे छोटे देशों को बचाना जो है, ये इसका आज भी मोटिव है। इसके अलावा पॉलिटिकल टू इकोनॉमिकल वर्क, आज ये पॉलिटिकल सिस्टम की बजाय इकोनॉमिकल फील्ड में ज्यादा काम कर रहा है। फ्री ट्रेड को बढ़ावा देना, सभी देशों में आपसी ट्रेड को बढ़ाना, ताकि सभी देशों का की इकोनॉमिकल कंडीशन जो है सुधर सके। इसके साथ साथ इन्वायरमेंट का मैटर भी है। आज एक नया टॉपिक वर्ल्ड के सामने है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो नेम इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए भी काम कर रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स, मानव विकास यानी मानव संसाधन, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार, जो कि यूएनओ का एक पार्ट है। पूरे वर्ल्ड में सही तरीके से मानव अधिकार लागू हो, यह देखना भी नेम का काम है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाना नेम का एक मेन मोटिव रहा है फ्रेंड्स। तो ये सारे अलग पॉइंट्स हैं जो इस टॉपिक से अलग है। इसके अलावा यूएनओ को सपोर्ट करना आज भी इसका मोटिव रहा है। इसके अलावा कंट्रोलिंग रैशियल प्रॉब्लम, ये भी इसका आज भी इसका उद्देश्य रहा है। इसके अलावा कंट्रोलिंग वेपन रेस, ये आज भी इसका उद्देश्य है। तो इन सभी पॉइंटों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नेम का रेलिवेंस घटा नहीं है, नेम का महत्व घटा नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जो कि बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। अब एक और पॉइंट जो रह गया लास्ट हमारा, सबमिट्स ऑफ नेम। वैसे तो 18 सबमिट्स अभी तक हो चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनमें से कुछ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ सभी लें वैसे। तो फर्स्ट जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में है ये, और ये 1961 में हुआ। 3 इयर्स के गैप पर होता है। दूसरा कैरियो में हुआ था इजिप्ट में 1964 में। तीसरा लुसाका में हुआ है ज़ैम्बिया में 1969 में। अल्गेरिया में हुआ है 1973 में। हमारी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 1983 में ये हुआ है फ्रेंड्स। और अभी रिसेंटली में 2019 में अजरबैजान बाकू नाम की जगह पर जो है, अजरबैजान बाकू नाम की जगह पर यह मूवमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स
ये था हमारा नॉन अलाइन मूवमेंट का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं दोहरा रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से इसको समझें। और अगर किसी को समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आपके उन डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगा। और चलने से पहले फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं आप लोगों को कहूं कि सुनना जो है बड़ा मुश्किल काम है। काफ़ी लंबी वीडियो आज की हो गई है, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज के, इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। और मैं ये समझता हूं कि सभी कंटेंट जो है आप तक अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे। और अगर अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे तो आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? कि आप बेल आइकन को दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।